पुराना तो हम जानते हैं कि V = IR है। एक और इसके अलावा एक फॉर्म होता है, वो होता है E = सिग्मा J। E = सिग्मा J। ये कहलाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या कहलाता है आपको? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ बच्चों E जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और J जो है वो करंट डेंसिटी। J जो है वो क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J जो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी इज current flow through per unit area of cross section of wire. Our wire's cross section area generally is circular. हमारा जो वायर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। हमारा जो वायर होता है वो किस शेप का होता है बच्चों? सिलिंड्रिकल शेप का होता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो, ये मान लें, ये डेफिनेटली सर्कुलर होगा। यदि सिलेंडर की रेडियस हम r मान लें तो वो πr² होगा। वो सब चीजें अलग है। ये एरिया A है सिलेंडर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस पूरे वायर से बच्चों यदि जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो कितना हो रहा है? I हो रहा है। इस पूरे क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो हो रहा है ये कितना फ्लो हो रहा है? I हो रहा है। तो आपका जो करंट डेंसिटी है दैट इज J = I/A। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है, इतनी आसान नहीं है। आप जानते हो बच्चों कि ये जो एरिया वेक्टर एरिया है इसको हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, और जो J है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन I जो है क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है। I जो है क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए यदि हम घूम के आए और कोई वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इन्हें, तो हम इस करंट को लिख सकते हैं J वेक्टर और A वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है। J वेक्टर और A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या होगा कि I जो है वो JA cos थीटा है, जहां थीटा क्या है? दिस इज द एक्चुअल रिलेशन। यदि आप ज्यादा डीपली जाएंगे तो जनरली बच्चों को याद रहता है, या सभी पढ़ाने वाले ये बोल देते हैं कि J is current density and current density is like any other density, जैसे surface charge density होता है या all these things होता है कि भाई चार्ज पर यूनिट एरिया, तो दिस इज करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। मैंने कहा कि इसमें I जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, J वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी यू कैन ट्रीट। सो एक्चुअल रिलेशन इज दिस एंड J cos थीटा। अब हम देखेंगे कि ये लिखने के क्या मायने हैं, इसके मायने क्या है, फिजिकल मीनिंग इसकी क्या है। तो बच्चों ऐसा है कि मान लो ये तो हमने बहुत सिंपल केस दिया था, आप जान रहे हो यहाँ कि ये
फाई की जो डायरेक्शन थी और जो एरिया वेक्टर था उसकी डायरेक्शन थी एरिया के परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मली आउटवर्ड एन केप से हम दिखा सकते हैं उसे। तो ये अलाउंग थी, cos 0 का केस था, इसलिए I इज इक्वल टू J था, सिंपल, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है बच्चों। यदि आप किसी ने कोई पेपर में, कोई एग्जाम में आपको इस तरह का क्रॉस सेक्शन दे दिया ये, तो फिर जैसे हम फ्लक्स की बात करते हैं, हमारा इस तरह का यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया ना, ये फ्लक्स की डेफिनेशन की तरह है। जैसे फ्लक्स हमने देखे थे, फ्लक्स क्या देखा था एक बार बता दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था हमने, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं छोटे से मार्जिन। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। सर आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है सर। ठीक है, ब्लूटूथ चाहिए एक्चुअली, ब्लूटूथ स्पीकर मेरे गले में स्पीकर है लेकिन ये मैं इसका यूज नहीं कर सकता। सर बहुत लो है सर, अच्छे सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत लो है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ये वेबकैम वाला मैं सेट करके देखता हूँ लेकिन मेरा मोबाइल लगा है चार्जिंग में यार। आप एक काम कर सकते हैं ना, आपके पॉकेट में क्या मोबाइल है ना, मोबाइल तो मोबाइल से आप कनेक्ट कर लीजिए ना वॉइस। मोबाइल से कैसे? ये सेम जीमीट आप अपने फ़ोन पे कनेक्ट कर लीजिए, आवाज़ इससे जाएगी, वीडियो इससे जाएगा। ऐसा है, संभव है? नहीं यार, दोनों डिवाइस से कैसे इंटरेक्ट करेगा? चलो बाद में करेंगे। अभी बच्चों अभी आप लिख दीजिए इक्वेशन, वहाँ जाके समझाएंगे। ठीक है, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे फ्लक्स होता था हमारा, हम फ्लक्स को क्या डिफाइन करते थे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एरिया केप्ट इन एनी एरिया केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से यहां पे भी क्या होगा, जो करंट थ्रू यूनिट एरिया है उसमें हमको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर करंट अभी एक्सप्लेन करते हैं, डेफिनेशन को अभी डिराइव करते हैं। तो नाउ देखिए, ये मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया, एन कैप हो गया, और करंट है मेरी इस डायरेक्शन में, करंट है मेरी उस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अब पैरेलल नहीं है, दे आर नो मोर पैरेलल। यहाँ एंगल है थीटा का, यहाँ एंगल कैसा है, थीटा का एंगल है। आगे समझ में? तो या तो यदि मैं करंट को एरिया के परपेंडिकुलर देखना चाहूँ, यदि मैं करंट को एरिया के परपेंडिकुलर देखना चाहूँ, लेकिन अब मेरी थोड़ी सी यहाँ गलती और हो गई। गलती ये हो गई कि मैं एरिया मेरा जो है, करंट जो है मेरा वो स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं यदि करंट के कंपोनेंट निकालूंगा तो मैं थोड़ा सा गलत हो जाऊंगा। मेरे को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं एरिया वेक्टर का कंपोनेंट निकालूंगा। तो मेरा एरिया वेक्टर जो है ए एरिया के साथ एन होगा, इसका कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, एन कॉस थीटा। क्या कंपोनेंट हो जाएगा आपका, एन कॉस थीटा। एन को हटा दे रहा हूं मैं, आपको क्या समझाने के लिए बताया था, वेक्टर के यूज कर रहा हूं। आपके मोबाइल की स्क्रीन में काफी गंदा सा हो गया होगा ये, क्योंकि छोटा स्क्रीन रहता है। कल देखो पढ़ाने से नए नए एक्सपीरियंस आते हैं। सर थोड़ा बीच में आएंगे, बड़े करके सर गुड मॉर्निंग। एक मिनट आपका नाम बोलिए सर। ये दिक्कत है सामने वाले बच्चों नहीं, आपसे पूछ रहे हैं मार्किंग वाली स्कीम, ये तो डिटेल चर्चा है क्लास में। नहीं उसमें डालना सर, एक मिनट। हाँ तो ये वाला डालिए, राइट वाला वाला थ्योरी भेज दे, इंटरनल वाला भेज दे, राइट वाला तो पढ़ा होगा 57%। हाँ ये वाला, हाँ 5% है ना, हाँ 97 ही आ गया, एक तो फिर हुआ नहीं हो रहा जो ये थ्योरी में फिर हुआ नहीं हुआ, थ्योरी में फिर हुआ है या नहीं हुआ, ये तो विभाग ही किस नंबर चढ़ा है, इसका मार्क्स चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी संज्ञा वाला देना है, राइट वाला एक भी फेल नहीं होता, 100% हो जाएगा। यदि आपको पक्का 100% दे दो आप, इसको सुधार लेंगे क्योंकि वो अभी किस मार्क्स में चढ़ा है फिर फरवरी में 21 मार्क्स चढ़ा है विभाग ने, इस मार्क्स को देख लेंगे, ठीक है। सर 6 अगर टोटल होगा तो फिर पास होना चाहिए, टोटल पास होना है, अलग अलग पास होना है, अलग अलग
फेवरी में पास होना, इग्नोरेंस पे स्टार, वो 10 तक का कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट ये है कि आपको फेवरी में इंटरनल छोड़ के पास होना है। सर थोड़ा बड़ा करके बता दीजिए। फिर से आ जाए। तो मैं ये कह रहा था कि यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इस तरह से लेते हैं और हमारी करंट जो है इस तरह से फ्लो हो रही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंपोनेंट है करंट की डायरेक्शन में, वो क्या होगा? क्या होगा? a cos थीटा होगा। और इसीलिए थोड़ी सी डेफिनेशन हमारी बदली हुई रहेगी कि इसका मतलब ये होगा कि एरिया वेक्टर एरिया हमने ये वाला लिया, इंक्लाइंड एरिया है, इस का हम कंपोनेंट a cos थीटा कंसीडर कर रहे हैं। a cos थीटा कंपोनेंट करने का कंपोनेंट कंसीडर करने का मतलब यह है बच्चों कि हम ये वाला एरिया कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं? ये वाला एरिया कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारा को अब क्या बोलना पड़ेगा? करंट पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया। यहां भी हमको कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा? कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर वर्ड यूज करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा हमें? परपेंडिकुलर वर्ड यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आया समझ में? यस सर। गुड। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करंट डेंसिटी। अब हमारा स्कोप ये है कि हम ये जो हमारा जाना पहचाना V = IR है, इस फॉर्म को उस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या वो फॉर्म कहां से आया? आपने ये नहीं पूछा कि सर सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? आपने ये नहीं पूछा कि सर सिग्मा क्या है? सर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है, यस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जो लोग थोड़ा यूज टू नहीं है वो फिर से देख लेंगे। रेजिस्टिविटी कहां से आई थी? रेजिस्टिविटी आई थी, ये जो Ri था, तो Ri के रो से आई थी। ये रेजिस्टिविटी है। इसका जो इन्वर्स होता है वो कंडक्टिविटी होता है। इसका जो इन्वर्स होता है रेजिस्टिविटी का इन्वर्स वो कंडक्टिविटी होता है। तो हमारा जो ओम्स लॉ था वो था V = ρL/A × I। हमें यहां से I/A तो दिख गया। ये क्या है? J करंट डेंसिटी है। V/L यदि हम कर दें तो ये हमारा क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट है मतलब मैंने यदि L लेंथ वाले कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है V, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया हुआ है? V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। इसका मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है L लेंथ के अक्रॉस। मतलब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप किया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप किया हुआ है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां सेटअप हो जाएगा, प्लस से माइनस की ओर डायरेक्टेड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया हुआ है E = कितना सेटअप किया हुआ है? V/L। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। L लेंथ के अक्रॉस V पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसलिए पर यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा? V/L वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। अभी वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है?
अरे अभी वॉइस क्लियर है क्या? बोलोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? पागल कर देते हो। अबे चुपचाप कोई पढ़ाई होती है मुझके जैसे रे? बेवकूफों, समस्या है तो बोलना, इसी को बोलते हैं ईमानदारी होना चाहिए करके। ओके, तो 1/ρ, दिस इज 1/ρ, रो को भी इधर ले आए, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी which is conductivity, and this is current density. तो J is equal to sigma E हो गया, E is equal to sigma J नोट में क्या हो गया आपका? J is equal to sigma E हुआ। कहाँ गड़बड़ हुआ देखिए, ये सही है। V is equal to IR, R is equal to rho L upon A, I upon A is J, V upon L is E। तो ये क्या मिल गया आपको? J is equal to sigma E। कहाँ गड़बड़ है देखिए, ये सही है। So definitely it is derived, it was memory based, so in this way earlier we have written wrongly and this relation was बोलिए J is equal to sigma E, J is equal to sigma E and we can write it in vector form, we can write it in vector form। जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E इज द करेक्ट फॉर्म। E इज इक्वल टू J रो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू J रो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू J रो, तो उसके कारण कंफ्यूजन होता है। E इज इक्वल टू J रो लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू J रो लिख सकते हैं ये, या J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये दो फॉर्म होते हैं। अब हम आते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है बता दो? अरे बोलो, मैं फिर चिल्लाऊंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। बुक लेके बैठे हो नहीं बैठे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट स्पीड मतलब अब हम क्या है, ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। ड्रिफ्ट स्पीड एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिकली, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। Or we can say drift velocity we denote with Vd, or we can say relation between drift speed Vd and current।
करंट के साथ हमारा क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट स्पीड का। सबसे पहले ड्रिफ्ट स्पीड का समझते हैं। सबसे पहले किसको समझते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड को। ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? देखो बच्चों ऐसा है, अभी अभी जैसे मैंने कहा कोई एडमिट कितने हैं? ओनली 15। हम लोग बोलते नहीं हो, गंदी बात है, बहुत ही खराब बात है। पढ़ने का तरीका नहीं होता है या आप साइलेंटली वहां पर अपना रिस्पॉन्ड ना करें, या तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, या माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। यदि आप टाइम पास कर रहे हैं आपको वहां से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड वहां से? बच्चों देखिए, जैसा भी हमने बताया कि हम जब किसी कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ डेफिनेटली किसकी सहायता से लगाते हैं? सोर्स की सहायता से लगाते हैं। वोल्टेज सोर्स, सोर्स ऑफ वोल्टेज ये लगाते हैं, जिसको आप बैटरी बोल देते हैं। वास्तव में हम क्या लगाते हैं यहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। वास्तव में क्या लगाते हैं यहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। यदि एल लेंथ के अक्रॉस अभी मैंने बताया V पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इज इक्वल्स टू V बाई L। E इज इक्वल्स टू V बाई L सेटअप का यूनिफॉर्म टाइप का होगा। आप कंडक्टर के अंदर की थ्योरी जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं वे ऑलमोस्ट थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी पाके और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर फ्री होते हैं, फ्री टू मूव इन टोटल मटेरियल। तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां क्या होंगे? आपके इमोबाइल आयंस भी होंगे जो मेटल के कोर में फिक्स रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि आपकी छोटी सी स्क्रीन में ये सब गंदा हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा व्हाट एल्स विल बी देयर? बोलिए। पॉजिटिव आयंस होंगे, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, एटम के अंदर रहेंगे प्रोटॉन। तो ये जो एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वे अपनी ऑर्बिट छोड़कर मेटल में घूमने के लिए फ्री रहते हैं। तो ये जो न्यूट्रल एटम, मेटल में बोला मैंने, मेटल में मतलब पूरे सब्सटेंस में, मटेरियल में, हाँ। तो ये ये आयंस में बदल जाएगा। ये क्या बदल जाएगा? न्यूट्रल एटम पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। न्यूट्रल एटम क्या बदल जाएगा? पॉजिटिव आयन में। और ये आयन जो है वो घूमने के लिए फ्री नहीं रहेगा। क्या बोल रहे राहुल? कर्नेल, अरे वो कर्नेल दूसरी टर्म सर है ना, हाँ दूसरी टर्म है, यहाँ नहीं आएगी वो, ठीक है। एक वो है सिनोनिम है कर्नेल बोलते हैं, वो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। ठीक है, ओके। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेटअप होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अर्थात हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे कि नहीं होंगे? और ये पॉजिटिव आयन भी एक्सेलरेट होंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में? बहुत सिंपल सी बात है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं। ये बात पहले से हो चुकी है, यदि नहीं हुई तो अभी एक बार फिर से देख सकते हो कि ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये इन नेगेटिव आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। क्या ये पॉजिटिव आयन भी एक्सेलरेट होते हैं? नहीं, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वे फिक्स होते हैं। वे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, मेटल में इमोबाइल होते हैं, घूम नहीं सकते, तो वो अपनी जगह रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स में? एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सीधी बात है कि
इनमें होना चाहिए इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू जितना फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ कि नहीं? बोलो हाँ। कितना फोर्स लगाएगा? Q इंटू E। चार्ज यदि इलेक्ट्रॉन पर Q है तो Q इंटू E। हम यहाँ लिख सकते हैं E इंटू E। हम यहाँ कितना लिख सकते हैं? E इंटू E। हम यहाँ कितना लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बोलेंगे तो? E स्मॉल e अपॉन स्मॉल e इंटू कैपिटल E मल्टीप्लाइड बाय m। इतना एक्सेलरेशन आना चाहिए। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन वास्तव में एक्सेलरेट तो होते हैं, लेकिन तुरंत ये पॉजिटिव आयंस जो रहते हैं ना, इनसे टकरा जाते हैं और टकरा के अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देते हैं। लूज करने के बाद, टकराने के ठीक बाद, ये फिर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, टकराने के ठीक बाद बोल रहा हूं, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी पकड़ेंगे, क्योंकि मोमेंटम, और फिर ये क्या करेंगे, फिर एक्सेलरेट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर टकरा जाएंगे पॉजिटिव आयन से, फिर अपनी एनर्जी लॉस करेंगे। तो ऑन एन एवरेज यदि देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक एवरेज स्पीड से ट्रेवल करते हैं, एक एवरेज स्पीड से ट्रेवल करते हैं। उसी एवरेज स्पीड को हम कौन सी स्पीड बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। उसी एवरेज स्पीड को हम कौन सी स्पीड बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी कहानी कहां से शुरू होकर कहां खत्म हो गई? इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेशन से शुरू होकर कहां खत्म हो गई बच्चों? बोलिए, कहां खत्म हो गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे खत्म हो गई, एवरेज स्पीड पे खत्म हो गई, एवरेज कांस्टेंट स्पीड। और यदि मैं आपको बताना चाहूं तो बता दूं कि ये ड्रिफ्ट स्पीड लगभग कितनी होती है? 1.1 mm पर सेकंड। मान लो 1 मिलीमीटर पर सेकंड। 1 मिलीमीटर का मतलब समझ रहे हो कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इतनी कम, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड से, एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं। इतनी एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल करते हैं कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, टोटली मेटल कंडक्टर्स की। तो इतनी कम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, 1 मिलीमीटर पर सेकंड। फिर भी आपको करंट को इधर से फ्लो होने में, उधर तक ट्रेवल होने में कोई टाइम लगता नहीं है। यदि मैं यहाँ से करंट की, बिजली की लाइन बिछा दूँ, कहाँ तक? राहुल के घर तक, और बोलूँगा अगले सिरे को पकड़ ले, और जैसे ही स्विच ऑन करूँगा इधर से, तो उसको करंट, और फ़ोन पे चालू रहेगी बातचीत। उसको बोलूँगा देख मैंने ऑन किया स्विच, झटका लग, हाँ झटका बोल ही नहीं पाएगा। झटका लगने में कितनी देर लगेगी? झटका लगने में कितनी देर लगेगी? करंट का एहसास होने में इंस्टेंट। तो फिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आप ऐसा समझो कि मान लो वो कोई पाइप है, मान लो कोई पाइप है, और पाइप जो है दैट इज फुल ऑफ मार्बल्स। पाइप इज फुल ऑफ मार्बल्स, so that pipe is equivalent to conductor and marbles are equivalent to free electrons। तो यदि कोई पाइप है और उसमें उस एंड से लेकर इस एंड तक पूरे मार्बल भरे हुए हैं, और इस एंड पर मैं पहले मार्बल को हल्का सा भी पुश करूंगा तो उस एंड पर मार्बल में वो जो पुश है वो ट्रांसफर होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तुरंत ट्रांसफर जाएगा ना। उस एंड का मार्बल तुरंत गिरेगा बाहर। ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल देयर इन कंडक्टर, दैट इज व्हाई इट डजंट टेक एनी टाइम टू फ्लो करंट। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड? तो आप पूरी कहानी लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड इज एन एवरेज स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड अ metal conductor on a applying
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी भैया, धन्य हो जाए आपके जैसे स्टूडेंट पाके। इस बार से पूछूंगा, ऊपर जाऊंगा तो कि दूसरा स्टूडेंट ऐसे और स्टूडेंट क्यों नहीं देती है भाई मुझे। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटाऊँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं ड्रिफ्ट स्पीड का डेरिवेशन निकालता हूँ कि कितना होता है वास्तव में। तो बच्चों ऐसा है कि ड्रिफ्ट स्पीड मेरी एवरेज स्पीड है। यदि मैं न्यूटन के इक्वेशन यूज करूं मैकेनिक्स के, तो v is equals to u plus at, where a is acceleration, t is time up to which the particle accelerated, u is initial velocity and v is final velocity। तो सर दो वेलोसिटीज क्यों थी? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन दो आयंस के बीच एक्सेलरेट होता है, होता है। तो यहां ये मेरा मान लो फर्स्ट आयन है, ये मेरा मान लो सेकंड आयन है, पॉजिटिव आयन। यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन टकराता है और टकरा के निकलता है, और टकरा के आने के बाद फिर से वो इस तरफ एक्सेलरेट होकर यहां टकराना है। तो ड्रिफ्ट स्पीड इज एवरेज स्पीड ऑफ not a single electron, all electrons between two successive collisions। पकड़े रहना, छोड़ना मत, है ना। So if this is written for any ith, consider any ith number of electron, there may be number of electrons, so many number of electrons। If we consider any ith number of electrons and the initial velocity of ith number of electron is ui and acceleration in that is ai and time required is ti and the final velocity is before next collision, before second collision, just before the second collision, the velocity acquired is here। So this is for any, चले जा बेटा, लेफ्ट मीटिंग छोड़ गए ना। दिस इज स्टोरी ऑफ और एनी, बोलो, ith इलेक्ट्रॉन। दिस इज these parameters we have considered for any ith electron, but we want to calculate drift speed of for entire metal, means all conductors, electrons। So we have to take average of this equation, we have to take average, means suppose n number of electrons, then sigma vi is I from 1 to n, this will be the average, we will take average of this velocity। So this will be average of all initial velocities also, I is from 1 to n plus, actually now acceleration will be constant in all electrons। Why? Because acceleration का भी मैंने फार्मूला लिखा था E upon m। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज सेम है और मासेस सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो दिस इज E अपॉन m एंड ये जो टकराने का समय हो सकता है ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज I इज इक्वल्स टू 1 to n, no doubt, divided by m,
time between two successive collision is known as relaxation time tau. Is known as relaxation time tau. What is relaxation time? What is relaxation time? मेरा आवाज क्लियर है या नहीं है? झड़ ओके. What is relaxation time? Average time. Average of all electrons. Average time of all electrons between two successive collision. सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूरा इंटायर बोल रहे हैं 1 to n. यदि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, सभी के लिए निकालना है. एवरेज टाइम of all electrons, average time of all electrons between elapsed between two successive collisions. ठीक है, ठीक है. एवरेज time, average of all electrons, this average we will calculate for, we will obtain for all electrons from 1 to any number n. सभी इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का समय है वो अलग अलग हो सकता है. तो दिस इज एवरेज टाइम ऑफ collision. ठीक है, एवरेज टाइम elapsed between two successive collision is known as relaxation time and we denote it with tau. So this is tau, this is E and this is M. And E we can replace with V by L if we have applied V potential difference across L length of the conductor. ये E रखने में भी कोई दिक्कत नहीं थी. E रखने में मेरा वो आ जाता, दूसरा फॉर्म आ जाता, मैं डायरेक्ट फॉर्म स्लॉप हो जाऊंगा. इसलिए V अपान L कर सकता हूँ, E भी रख सकता हूँ. E रखो, चलो E रखो. ठीक है. अब आ जाइए स्टार. ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, व्हाट इज मीन बाय इनिशियल वेलोसिटी एंड उनका एवरेज, ये है जैसे ही टकराता है पहले आयन पे, उसके बाद क्या हो सकता है, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में भाग सकता है. इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में भाग सकता है. इज इट क्लियर? टकराने के ठीक बाद, जैसे ही टकराएगा ना, पता नहीं चलेगा किधर जा रहा हूँ करके. पूरा बेचारे का वो हो जाएगा ना, जैसे हम अंधेरे में जा रहे हैं, टकरा जाए किसी चीज़ से, तो जो हमको पुश लगेगा, हमको तो एक डायरेक्शन में जाना है. हम जा रहे थे पानी पीने किचन की तरफ, लेकिन रास्ते में कौन मिल गया, एक पिलर मिल गया घर का. पिलर से टकराया, तो पिलर से जब टकराएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे. समझ में नहीं आ रहा है कि आप रास्ता यार किधर जाना है करके, है ना, थोड़ी देर के लिए. वैसे ही इलेक्ट्रॉन का हाल होता है बच्चा, समझ में नहीं आता उसको पॉजिटिव आयन से टकराने के बाद कि मैं किधर जा रहा हूँ. तो वो ऐसा बोलते हैं कि एनी रैंडम डायरेक्शन, इट कैन गो इन एनी रैंडम डायरेक्शन एंड दैट इज इनिशियल वेलोसिटीज. और इसीलिए कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन यदि हम कंसीडर कर लें, दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर कर लें, तो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में भागेंगे, कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में भागेंगे, और उन्होंने एवरेज, वो एवरेज वेलोसिटी आप देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0. एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. एवरेज निकालेंगे उन इनिशियल वेलोसिटी का जस्ट आफ्टर कोलिजन. तो दिस इज 0 एंड दिस फाइनल वेलोसिटी which that electron will acquire just before the next collision is known as drift velocity. This is our D. बच्चों इसी पर सवाल आ जाते हैं, इसी पर परेशान हो जाते हैं लड़के एग्जाम में, इसी पर परेशान हो जाते हैं बच्चे. अभी मैं जस्ट आपको क्वेश्चन नहीं इम्पोज कर रहा हूँ, यार लाता हूँ, मैं देखता हूँ क्वेश्चन इम्पोज करता हूँ. तो माई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब तक इसको आप अपने दिल में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से. माई ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन इज E अपॉन M इंटू टाउ.
This is my true velocity relation. With all explanation, I have derived it. Okay, E upon m tau, where E is electric field setup. Because in that electric field, because of that electric field only it can accelerate, but it actually, but it नहीं बोलना चाहिए, but those electrons actually do not accelerate. Instead they travel with a constant speed. They should accelerate with the influence of electric field, but actually इसकी भी एक एनालॉजी देता है. ये एनालॉजी कैसे देता है? जैसे आपकी सीढ़ियाँ, जैसे आपकी स्टेप्स हैं, है ना? अरे सीढ़ियाँ नहीं है, स्कूलों में सीढ़ियाँ होती है ना, आप स्टेयर्स में स्मार्ट क्लास से निकलते हैं आप ऊपर की, और सीढ़ी से अपनी क्लास में आते हैं ना? तो आप क्या करिए, सबसे ऊपर वाले फ्लोर से एक कंचा छोड़ दीजिए, लोहे का, कांच का, कोई भी. कहाँ से गिरा दीजिए उसको? टॉप फ्लोर से, सीढ़ियों के थ्रू, स्टेप्स के थ्रू. क्या होगा? एक स्टेप ऊपर वाली से लेकर नीचे वाली स्टेप तक आने तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्सेलरेट होगा ग्रेविटी के कारण, और फिर जैसे ही टकराएगा तो उसकी एनर्जी जो गेन किया था उसने, काइनेटिक एनर्जी, वो लॉस्ट कर देगा. फिर एक्सेलरेट होगा, फिर लॉस्ट करेगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर लॉस्ट करेगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर लॉस्ट करेगा, फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर लॉस्ट होगी एनर्जी. तो क्या उसकी कुल मिला के कोई स्पीड बढ़ती ही जाएगी लगातार? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती ही जाएगी? आप एमवी स्क्वायर नहीं बढ़ेगी, लगभग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी. मतलब क्या होगा कि एक एवरेज स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा होगा, ऐसा बोलेंगे हम, क्योंकि इन बिटवीन उसकी एनर्जी बढ़ती जरूर, लेकिन कब बढ़ती? यदि वो टकराता नहीं. तो बेटा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी यही हश्र होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती एक इन बिटवीन पूरे पैसेज के दौरान कंडक्टर में. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन सेम होगी, लेकिन इसके बावजूद वो स्पीड जो है शुरू से लेकर आखिरी तक बढ़ती नहीं है. पूरा मोशन जो करता है ना, वो एक एवरेज स्पीड से ही मोशन करता है कंडक्टर के अंदर, वायरों के अंदर. और वो स्पीड लगभग कितनी होती है? मैंने बताया 1 मिलीमीटर पर सेकंड. बस कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट मान सकते हो आप. बढ़ती है, लेकिन कब क्या होता है उसका बढ़ने के कारण? बढ़ने का क्या होता है? बढ़ाता है स्पीड, लेकिन अगले क्षण क्या होता है? बोलो, टकरा जाता है. किससे टकराता है? हाँ, किससे टकराता है? हाँ, कोई बोल रहा था, बोलिए. पॉजिटिव आयन से, यस. और अपनी एनर्जी को लूज करता है. अभी आप एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाइए आप, ये एनर्जी कहाँ जाती होगी? ये काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, ये एनर्जी कहाँ जाती होगी? ये एनर्जी जाती है आपके हीट के फॉर्म में. वायर गर्म होता है ना, करंट फ्लो करो तो ये एनर्जी आती है बच्चों हीट के फॉर्म में चले जाती है. ठीक है, वायर गर्म हो जाता है ना, इसीलिए गर्म होता है वायर. ठीक है, ओके. तो आपको याद हो गया ये VD = E/m τ. अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे करंट के साथ.